कहानी की शुरुआत एक शिप से होती है जहाँ कुछ लोग समंदर का सफर एंजॉय कर रहे होते हैं। इन्हीं लोगों के बीच एमी नाम की एक छोटी सी लड़की उदास खड़ी होती है। आज उसका बर्थडे है और उसे लग रहा होता है कि शायद उसके पापा जॉन उसके लिए कोई गिफ्ट लाना ही भूल गए हैं। लेकिन तभी जॉन मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और उसे एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है। अपने पापा का सरप्राइज देखते ही एमी की उदासी तुरंत खुशी में बदल जाती है। इसी बीच अचानक शिप पर मौजूद सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सबकी नजर समंदर में उछलती हुई डॉल्फिन्स पर पड़ती है। डॉल्फिन्स बहुत तेज रफ्तार से किनारे की तरफ भाग रही होती हैं और सब लोग इस खूबसूरत मंजर को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं होता कि ये डॉल्फिन्स मजे के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हैं। उनके पीछे समंदर की गहराइयों में एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर छुपा हुआ है। पर मौजूद लोग इस सच से बिल्कुल अनजान होते हैं और आराम से डॉल्फिन्स को देखते रहते हैं। मगर कुछ ही पलों में उनके साथ ऐसा होने वाला होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक समंदर के नीचे से वही खौफनाक मॉन्स्टर जोर से हमला करता है। एक ही झटके में पूरा शिप उलट जाता है और सब लोग पानी में जा गिरते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि इतना बड़ा हमला होने के बाद भी किसी ने उस मॉन्स्टर की एक झलक तक नहीं देखी होती। अपनी पूरी ताकत लगाकर सब लोग तैरते हुए किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां वो पहुंचते हैं वो एक सुनसान आइलैंड होता है। सबसे बुरी बात ये थी कि वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। अब ना किसी से कांटेक्ट हो सकता था और ना ही मदद बुलाई जा सकती थी। अब हम जॉन को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक आदमी आकर उसे होश में लाता है। जैसे ही जॉन आंखें खोलता है वो सबसे पहले अपनी बेटी एमी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी अचानक वॉकी टॉकी से एमी की आवाज सुनाई देती है। जॉन को उम्मीद की ये किरण मिलती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद सिग्नल टूट जाता है और आवाज बंद हो जाती है। जॉन बिना वक्त गवाए उस आवाज की डायरेक्शन में बढ़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे शिप के और भी सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं जो किसी तरह जिंदा बच गए होते हैं। इन्हीं लोगों के बीच उसे एमी भी नजर आ जाती है। अपनी बेटी को ठीक देखकर जॉन सुकून की सांस लेता है और तुरंत उसकी तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त एक आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और सामने की तरफ इशारा करता है। स्लो शॉक्ड। जॉन की नजर जैसे ही आगे बढ़ती है उसकी होश उड़ जाते हैं। उनके सामने वही खौफनाक मॉन्स्टर मौजूद होता है जिसने कुछ देर पहले उनका शिप तबाह कर दिया था। दरअसल वो एक बेहद विशाल और डरावना सांप था जिसे देखकर हर किसी की सांसें रुक जाती हैं। जो लोग उस मॉन्स्टर के सबसे करीब खड़े होते हैं वो घबराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें मौका ही नहीं देता। वो बिजली की रफ्तार से हमला करता है और एक एक करके लोगों को जिंदा निगलने लगता है। ये मंजर देखकर जॉन को सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र होती है। वो बिना कुछ सोचे एमी को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसके साथ खड़ा आदमी उसे जोर से रोक लेता है। उसे पता होता है कि अगर जॉन इस वक्त आगे बढ़ा तो वो भी उसी मॉन्स्टर का अगला शिकार बन जाएगा। एमी अभी जिंदा है। जॉन पूरी ताकत से उस आदमी की पकड़ से निकलने की कोशिश करता है और चिल्लाकर कहता है, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। लेकिन वो आदमी मजबूरी में उसे रोक लेता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल वो खौफनाक मॉन्स्टर सांप सबके सामने एमी को जिंदा निगल जाता है। सिर्फ एमी ही नहीं बल्कि और भी कई लोग उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाते हैं। सबको निगलने के बाद वो सांप घने जंगल की तरफ चला जाता है। अपनी आंखों के सामने बेटी को खोते हुए देखकर जॉन पूरी तरह टूट जाता है। वो बेबस होकर रोते रहता है क्योंकि उसके पास कुछ भी करने का मौका नहीं था। लेकिन तभी अचानक उसके वॉकी टॉकी से एमी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही जॉन को समझ आ जाता है कि एमी अभी जिंदा है। वो मॉन्स्टर के पेट के अंदर फंसी हुई है और शायद अभी भी उसे बचाया जा सकता है। बस इसी उम्मीद के सहारे जॉन जंगल के अंदर जाने का फैसला कर लेता है। जैसे ही जॉन जंगल की तरफ बढ़ता है, जैक नाम का एक आदमी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है।
कुछ और लोग भी हिम्मत दिखाते हुए उनके साथ चलने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। उनका कहना होता है कि इस जंगल के अंदर जाना मतलब अपनी मौत को खुद बुलाना है। फिर भी जॉन और उसके साथी किसी की बात नहीं मानते और जंगल के अंदर घुस जाते हैं। बाहर खड़े लोग उन्हें बेवकूफ समझ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि जंगल के बाहर रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा तो उनके बिल्कुल पास ही छुपा हुआ है। अचानक जंगल के अंदर से कोई अजीब चीज निकलती है और एक आदमी को पल भर में घसीटकर अंधेरे में ले जाती है। ये देखते ही सब लोग घबराकर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन एक आदमी को समझ ही नहीं आता कि सब लोग इतनी घबराहट में क्यों भाग रहे हैं। ये वही आदमी होता है जो कुछ देर पहले सबको जंगल के अंदर जाने से मना कर रहा था। जैसे ही वो जंगल की तरफ मुड़कर देखता है, एक लंबी लाल जीभ बिजली की तरह उसकी तरफ आती है, उसे लपेट लेती है और उसे भी जंगल के अंधेरों में खींच कर ली जाती है। अब कहानी का फोकस मॉन्स्टर सांप की तरफ चला जाता है। वो अपने बड़े से नेस्ट में वापस पहुंचता है और अपनी बॉडी के अंदर निगले हुए लोगों को एक गहरे गड्ढे में बाहर निकाल देता है। सबको वहां छोड़ने के बाद वो फिर से शिकार की तलाश में निकल जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एक फीमेल सांप है। उस गड्ढे में उसके अंडे मौजूद हैं और वो अपने होने वाले बच्चों के लिए जिंदा इंसान इकट्ठा कर रही है, ताकि जब बच्चे निकलें तो उन्हें तुरंत खाना मिल सके। मॉन्स्टर की जाते ही पता चलता है कि जिन लोगों को उसने निगला था उनमें से कई लोग अभी भी जिंदा हैं। उन्हीं सर्वाइवर्स में एमी और शिप का कैप्टन भी शामिल होते हैं। कैप्टन वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे समझ आ जाता है कि इस गड्ढे से निकलना लगभग नामुमकिन है। गड्ढा बहुत गहरा था और उसके ऊपर चारों तरफ घना जंगल था। अगर बाहर कोई होता भी तो शायद उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। इसी दौरान सबकी नजर मॉन्स्टर के अंडों पर पड़ती है। कैप्टन क्यूरियोसिटी में एक अंडे को छूने ही वाला होता है, लेकिन एमी उसे तुरंत रोक देती है। उसका कहना होता है कि अगर अंडे टूट गए और बच्चे बाहर आ गए तो उन सबकी बचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी यंग नाम का एक बिजनेसमैन सबको समझाता है कि शायद अंडे अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुए। उसके हिसाब से अगर इन्हें अभी तोड़ दिया जाए तो बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे और उनका खतरा खत्म हो जाएगा। ये सोचकर वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और सीधा एक अंडे पर दे मारता है, लेकिन जैसे ही अंडा टूटता है उसके अंदर से एक छोटा सांप बाहर निकल आता है। ये देखकर सब लोग शॉक में आ जाते हैं। अब सब बिजनेसमैन पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उसकी जल्दबाजी ने सबकी जान और भी बड़े खतरे में डाल दी थी। छोटा सांप धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सब लोग तुरंत भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। छोटा मॉन्स्टर इधर उधर उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक बुरी तरह जख्मी लड़की पर पड़ती है, जो चल भी नहीं पा रही होती। उसे भागने का मौका ही नहीं मिलता। पल भर में वो छोटा मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। दूसरी तरफ जॉन और उसकी रेस्क्यू टीम अभी भी जंगल में मॉन्स्टर के निशानों का पीछा कर रही होती है। अब तक ना उन्हें मॉन्स्टर मिला था और ना ही वो लोग जो उसके साथ गायब हुए थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों तक घने जंगल में चलने के बाद उन्हें एक पुरानी और सुनसान फैक्ट्री मिलती है। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है, जैसे यहाँ सालों से कोई ना आया हो। इसी बीच उनकी नजर एक सोल्जर की स्केलेटन पर पड़ती है। ये मंजर देखकर सबकी टेंशन और बढ़ जाती है। अब वो फैक्ट्री के अंदर काम की चीजें ढूंढना शुरू करते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें बहुत सारी केमिकल बॉटल्स मिलती हैं, लेकिन सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है, आखिर इस सुनसान जंगल के बीच इतनी सारी केमिकल्स किस लिए रखी गई थी। और जैसे ही वो सामने रखी अलमारी खोलते हैं, सर्वाइवर्स को जंगल के अंदर एक पुरानी बिल्डिंग मिलती है। पहले उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक छोड़ी हुई फैक्ट्री है, लेकिन अंदर जाकर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च मटेरियल मिलता है। इन सब चीजों से धीरे धीरे एक बड़ा राज सामने आता है। उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर कभी सीक्रेट एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से यहाँ के कई जानवर और पौधे अपनी नेचुरल कंडीशन से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा डेंजरस बन गए। अब उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ जायंट स्नेक ही नहीं, बल्कि पूरा आइलैंड एक जिंदा ट्रैप बन चुका है। आगे बढ़ते हुए ग्रुप कुछ देर के लिए रुकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर देती है।
जंगल की एक अजीब सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद एनवायरनमेंट और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। जॉन भी इसके असर से मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। उसे ऐसी सीन्स दिखाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि मॉन्स्टर उसके बिल्कुल सामने खड़ा है और उसकी बेटी उससे मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन उसके साथी उसे संभालती हैं और जॉन को समझ आता है कि ये सब उस अजीब केमिकल इफेक्ट की वजह से हो रहा था। इसी बीच जंगल का एक और खौफनाक राज सामने आता है। यहाँ के कुछ पौधे भी नॉर्मल नहीं रहे, वो अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रुप मुश्किल से कुछ लोगों को बचा लेता है, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता और उनका एक साथी हमेशा के लिए उनसे बिछड़ जाता है। दूसरी तरफ जो लोग मॉन्स्टर की नेस्ट में फंसे हुए हैं, उनके बीच टेंशन बढ़ने लगती है। डर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से एक दूसरे पर इल्जाम लगने लगते हैं। लेकिन ग्रुप में मौजूद एक लड़की सबको शांत करती है और याद दिलाती है कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम करना होगा। जंगल में सर्च कर रहा दूसरा ग्रुप अपनी जर्नी जारी रखता है। काफी देर चलने के बाद जब वो थक जाती हैं, तब उनमें से एक आदमी पानी लेने के लिए नदी के पास जाता है। वहीं उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। शुरू में उसे लगता है कि शायद ये किसी नॉर्मल जानवर की आवाज होगी, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक और अनएक्सपेक्टेड डेंजर आ जाता है। जंगल में सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि हवा भी अब सेफ नहीं रही थी। कुछ ही देर में पूरा ग्रुप समझ जाता है कि उन पर एक नई तरह के शिकारी क्रीचर्स ने हमला कर दिया है। ये क्रीचर्स इतनी स्पीड से अटैक करते हैं कि सबको अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। अब सर्वाइवर्स के लिए हर कदम पे नया खतरा था। कभी जायंट स्नेक, कभी डेंजरस प्लांट्स और अब हवा से हमला करने वाले क्रीचर्स। यानी इस आइलैंड पर जिंदा रहना हर गुजरते मिनट के साथ और भी मुश्किल होता जा रहा था। जंगल के अंदर बढ़ते हुए रेस्क्यू टीम को एहसास होता है कि उनका सामना सिर्फ एक जायंट स्नेक से नहीं बल्कि कई अलग तरह की म्यूटेटेड क्रीचर्स से है। हर नया एरिया एक नया डेंजर लेकर आता है, इसलिए ग्रुप को हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। सफर के दौरान उन्हें समझ आता है कि आइलैंड का एनवायरनमेंट भी इन क्रीचर्स के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से वो एक मुश्किल सिचुएशन से बच निकलते हैं, लेकिन उन्हें चैन लेने का मौका नहीं मिलता। कुछ ही देर बाद उनका सामना एक और पावरफुल प्रेडेटर से होता है। टीम मिलकर हिम्मत दिखाती है और एक दूसरे की मदद करती है, जिसकी वजह से वो एक और जानलेवा अटैक से बच जाते हैं। लेकिन इस आइलैंड पर एक डेंजर से बचना मतलब अगले डेंजर के सामने आ जाना था। जंगल का फूड चेन भी बिल्कुल बदल चुका था। कभी एक मॉन्स्टर दूसरे को शिकार बना लेता था और कभी सर्वाइवर्स उन दोनों के बीच फंस जाते थे। इस पूरे सफर में उन्हें बार बार भागना, छुपना और जल्दी फैसले लेना पड़ते हैं। हर नई मुश्किल के साथ ग्रुप के मेंबर्स कम होते जा रहे थे। कुछ लोग अपनी हिम्मत और टीम वर्क की वजह से बच जाते हैं, जबकि कुछ इतने लकी नहीं होते। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा आइलैंड से बाहर निकलना। दूसरी तरफ जो सर्वाइवर्स नेस्ट में फंसे हुए हैं, उनकी सिचुएशन भी लगातार खराब होती जा रही है। बाहर निकलने की हर कोशिश फेल हो रही है और उन्हें महसूस होने लगता है कि वक्त उनके खिलाफ जा रहा है। जब उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर वापस आ सकता है, तो वो पैनिक करने की बजाय एक प्लान बनाते हैं और अपनी बचने की उम्मीद जिंदा रखते हैं। लेकिन मॉन्स्टर की नेस्ट में होने वाली एक घटना उस क्रीचर को और भी ज्यादा अग्रेसिव बना देती है। अब जंगल की बाहर रेस्क्यू टीम और नेस्ट के अंदर फंसे सर्वाइवर्स दोनों पर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा था। जब सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, तब नेस्ट में फंसे सर्वाइवर्स को एहसास होता है कि वक्त बहुत कम बचा है। मॉन्स्टर के बच्चे निकलने लगते हैं और हर पल उनकी मुश्किलें बढ़ रही होती हैं। इस बीच एमी अपनी हिम्मत और समझदारी से एक ऐसा फैसला लेती है जो कुछ देर के लिए उसकी और बाकी सर्वाइवर्स की जान बचाने में मदद करता है। लेकिन ग्रुप के अंदर हर कोई एक जैसा नहीं होता। डर और अपनी जान बचाने की चाहत कुछ लोगों को सेल्फिश बना देती है। एक इंसान सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है और दूसरों को पीछे छोड़ देता है। इस वजह से टीम के बीच भरोसा और कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी तरफ जॉन अपनी बेटी को खो चुका समझकर टूट चुका होता है, लेकिन एक छोटा सा सिग्नल उसकी पूरी सोच बदल देता है। उसे यकीन हो जाता है कि एमी अभी भी जिंदा है और कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रही है। जॉन अपने साथियों को रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार करना चाहता है, लेकिन सब लोग उसकी बात पर तुरंत यकीन नहीं करते। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है और सबको महसूस होता है कि अभी भी कुछ लोग बच सकते हैं। आइलैंड से निकलने की उम्मीद तब नजर आती है जब आसमान में रेस्क्यू नजर आता है, लेकिन आइलैंड के जायंट क्रीचर्स इतने डेंजरस हैं कि बचने का हर मौका आसानी से हाथ से निकल सकता है। इससे सर्वाइवर्स को समझ आ जाता है कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो उन्हें सिर्फ एक दूसरे पर ही भरोसा करना होगा।
इसी दौरान जॉन को अपनी बेटी की लोकेशन का एक और इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है। वो उस डायरेक्शन में बढ़ता है और मुश्किल सफर के बाद आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाता है जहां सर्वाइवर्स फंसे हुए हैं। बाप और बेटी एक दूसरे को देखते ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि आइलैंड का सबसे बड़ा खतरा अभी भी उनके आसपास मौजूद है। अब असली चैलेंज सिर्फ मिलना नहीं, बल्कि सबको जिंदा लेकर वहां से निकलना था। अब कहानी अपनी सबसे इंटेंस फेज में पहुंच जाती है। सर्वाइवर्स को एक आखिरी मौका मिलता है एक दूसरे को बचाने का, लेकिन हर सेकंड के साथ डेंजर और भी बढ़ता जाता है। कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाने के लिए आगे आते हैं, और इसी हिम्मत की वजह से कुछ सर्वाइवर्स एक और मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी हिम्मत, टीम वर्क और अपनों के लिए लड़ने का जज्बा इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। और कभी-कभी जिंदा बचने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही फैसला और एक दूसरे पर भरोसा भी उतना ही जरूरी होता है। यहीं इस सर्वाइवल एडवेंचर का सफर अपने इमोशनल और सस्पेंस से भरे अंजाम तक पहुंचता है। और अगर बात करें स्नेक केव की रेटिंग्स और रिव्यूज की, तो ऑडियंस ने इस मूवी को मिक्स्ड से लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। बुक माई शो पर अर्ली ऑडियंस वोट्स के हिसाब से इस फिल्म को लगभग 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। काफी व्यूअर्स ने इसकी क्रीचर एक्शन, सस्पेंस और फास्ट पेस को पसंद किया। रिव्यूज में सुपर डायरेक्शन, वेल मेड, ऑसम स्टोरी और ग्रेट एक्टिंग जैसे टैग्स काफी देखने को मिले। हालांकि कुछ लोगों ने इसे सिर्फ वन टाइम वॉच भी कहा। क्रिटिक्स की बात करें तो इस फिल्म को ज्यादा मेन स्ट्रीम रिव्यूज नहीं मिली। रॉटेन टोमेटोज पर अभी तक ना क्रिटिक स्कोर अवेलेबल है और ना ही ऑडियंस स्कोर। कुछ रिव्यूअर्स का मानना था कि फिल्म की स्टोरी में ज्यादा नयापन नहीं है और स्क्रीन प्ले काफी फेमिलियर फील होती है, लेकिन साथ ही सिनेमेटोग्राफी और मॉन्स्टर विजुअल्स को डिसेंट बताया गया। ओवरऑल अगर आप जाइंट मॉन्स्टर, सर्वाइवल और क्रीचर फीचर मूवीज देखना पसंद करते हैं तो स्नेक केव आपको एक एंटरटेनिंग वन टाइम एडवेंचर दे सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनर्स के लिए फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।